हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एनसीईआरटी सीरीज़ जो हमारी चल रही थी उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। इसका रीज़न क्या है कि इस सीरीज़ को हम फिर से क्यों कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी तक जब हम इस सीरीज़ को कर रहे थे तो हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए कर रहे थे, लेकिन आप सभी को पता है कि साइंस एनसीईआरटी जो है वो चाहे तो केवीएस हो या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम हो जहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, हर जगह क्या होता है, साइंस के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो ये सीरीज़ जो है वो सबके लिए जो काम की है, मतलब चाहे आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे आप या फिर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो जो कि इस टाइम जुलाई में होने वाला है, केवीएस, कहीं भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें साइंस आती हो, तो वो ये सारी जो क्लासेस है एनसीईआरटी की वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अब जैसे कि यूपी टेट का एग्ज़ाम है जो कि सभी को पता है 2, 3 या 4 जुलाई को होने वाला है, और उसमें क्या है कि एनसीईआरटी साइंस जो है वो पूछी जाएगी। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों ही साइंस जो है इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए। तो ये अब आप देखेंगे कि अगर आपने चेक भी किया होगा तो जो साइंस है एनसीईआरटी और एससीईआरटी की वो 99% क्या है, सिमिलर है। तो इसलिए आप अगर एनसीईआरटी को ही पढ़ लेते हैं तो भी आपको एससीईआरटी पढ़ने की कोई जो आवश्यकता है वो नहीं पड़ेगी। तो इस सीरीज़ को मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ और इस बार मैं आपको 10th तक जो साइंस है वो पूरी लेकर के जाऊँगी, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में 10th तक की साइंस आती है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया था कुछ पार्ट में, यहाँ के कुछ टॉपिक हो गए थे। अब हम नेक्स्ट जो इसके आगे के टॉपिक थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि कौन सा जंगली जानवर किस तरीके का है और कहाँ पर रहता है। विशेष क्षेत्रीय पशुओं के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से पार्ट वाइज पढ़ सकते हैं, हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वन्य प्राणी अभयारण्य। आज हम जानेंगे जो वन के प्राणी अभयारण्य हैं वो किस तरीके से आरक्षित किए गए हैं, उनमें कौन कौन से जीव रहते हैं और क्या उनमें कुछ ऐसे जीव हैं जो कि संकट में हैं, उन जीवों की प्रजातियां क्या वो विलुप्ति के कगार पर हैं, वो सारी चीज़ें भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो पहली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। आप सब ने भी सुना होगा कि पंचमढ़ी अभयारण्य कहाँ है। आप सबको जो इससे पहले की क्लासेस है उसमें बताया है, तो आप सब मुझे कमेंट करके बताइए पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ वन्य प्राणी जंतु जो हैं वो सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य इन्हें ही बोलते हैं। तो कुछ क्षेत्र आरक्षित हैं वनों के ही कुछ क्षेत्रों को आरक्षण में लिया गया है, जहाँ पर जो प्राणी हैं वो सुरक्षित भी रहते हैं और संरक्षित भी रहते हैं। माधव जी बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों जंतुओं को मारना, शिकार करना और पकड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है और दंडनीय अपराध होता है। तो यहाँ पर इसीलिए जीव संरक्षित रह पाते हैं, सुरक्षित भी रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको मारना, इनका शिकार करना और इनको कुछ भी नुकसान पहुँचाना प्रतिबंधित होता है। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको दंड दिया जाता है, मतलब ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न क्या है, वन्य जंतु हैं। कुछ जीव यहाँ पर फिर भी ऐसे हैं जो जिनकी प्रजातियाँ संकट में हैं, मतलब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम रह गई है। इसमें है काले हिरन, श्वेत आँखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली और गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कक्ष, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा, ये जो वन्य प्राणी है अभयारण्य में सुरक्षित और संरक्षित हैं, ये क्या है, संकटापन्न है। भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमियाँ, बड़े समतल वन हैं, पहाड़ी वन और बड़ी नदियाँ के डेल्टा की झाड़ी भूमि और बुशलैंड, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं।
अफसोस की बात क्या है कि इतना संरक्षण के बाद भी संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, वनों पर अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान मतलब चिड़ियाघर भ्रमण की जो यादें हैं उन्हें ताज़ा करने के लिए कहा कि आप सब याद कर सकते हैं जो चिड़ियाघर में देखा कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहां हम प्राणियों का संरक्षण करते हैं। तो वन्य जीव अभयारण्य हो या प्राणी उद्यान हो, इन सब में हम जो प्राणी हैं, जीव हैं, उनको हम संरक्षित करते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे वन्य जीव अभयारण्य के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य के जैसे ही होते हैं। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा दिखता है जिस पे लिखा होता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप सब क्या जानते हैं और यह कहाँ स्थित है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, आप ज़रूर याद रखिएगा। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है जहां पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। मतलब ये एक ऐसा क्षेत्र है जो पर्यावरण की हर चीज़ को संरक्षित करता है, सिर्फ जीवों को ही नहीं, वनस्पतियों को, प्राणियों को, बड़ी बड़ी औषधियों को, इन सारी चीज़ों को ये क्या करता है, संरक्षित करता है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात और दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का भी संरक्षण करता है। इतनी चीज़ों का सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण करता है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है जो सर्वोत्तम किस्म के टीके यानी कि सागौन के जो वृक्ष होते हैं जिसकी लकड़ी है वो यूज़ में लाई जाती है, इस वन में मिलती है। तो सागौन के बारे में भी आपको पता चल गया, सतपुड़ा में पाई जाती है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जो चट्टानें हैं, चट्टानों में आवास सरण की भी स्थिति होती है, या इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण जो हैं, मतलब इस टाइम पे मनुष्य यहाँ पर रह रहा था, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में भी पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं, कुछ कलाकृतियाँ ऐसी मिलती हैं जो यहाँ पर मनुष्य के रहने का प्रमाण है। पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। तो जो पंचमढ़ी क्षेत्र है इसमें 55 चट्टानों के जो आवास बने हुए हैं उनकी पहचान भी की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए दिखाया गया है या शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी क्या है, जंगलों में रहा करते हैं। तो बहुत सारे आदिवासी अभी भी हैं जो कि जंगलों में रहते हैं। तो अब बच्चे क्या होता है, आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो ये स्पेशल क्षेत्र मिला जिस पे लिखा होता है सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर चलाया है। प्रोजेक्ट टाइगर किस सन में आया था, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना कब स्टार्ट हुई थी, ये सारी परियोजनाएं आप मुझे लिख करके बताएंगे, या तो प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना बोलते हैं, कब लागू की गई थी, जल्दी से कमेंट कीजिए। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना। तो बाघ आगे बढ़ सकें, बाघों की संख्या में संवर्धन हो, इसके लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये है बाघ। बाघ किस तरीके का दिखता है, तो बाघ इस तरीके का दिखता है जिसपे लाइनिंग रहती है। ये है बाघ। यह है जंगली भैंस। बारहसिंगा भी देख लीजिए, ये भी सतपुड़ा में पाया जाता है। उन स्पीसीज में से बाघ किन स्पीसीज में से है, बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि भी हो रही है और यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण भी है सतपुड़ा। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो रही है उन्हें या तो हम विलुप्ति में रखते हैं या संकटापन्न जंतु बोलते हैं। बूझो को डायनासोर के विषय में याद आता है कि जो लाखों वर्ष विलुप्त हो चुके हैं, कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में
क्या होता है, व्यवधान हो जाता है। कैसे विलुप्त होते हैं जीव, तो कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में जब व्यवधान हो जाता है, उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है, तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए गए हैं, ताकि जीवों की भी सुरक्षा और पौधे वनस्पतियों की भी सुरक्षा हो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मानवीय गतिविधियाँ जैसे चराना, अवैध शिकार करना, जानवरों को पकड़ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रतिबंधित हो गई हैं। या फिर जानवरों को मारना, जलावन के लिए मतलब जलाने के लिए पौधे की लकड़ी, औषधि पौधे एकत्र करना, ये कुछ भी स्वीकार्य नहीं है इन जैव आरक्षित क्षेत्रों में, जो भी सरकार ने क्षेत्र आरक्षित किए हैं। माधव जी ने पहली को बताते हुए कहा कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और परितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते तक नहीं हैं। तो ये जीव अगर हमारे आसपास दिख जाएं तो हम इन्हें सांप मारने में बिल्कुल भी देर नहीं करते। सांप को तो अक्सर लोग मार डालते हैं। परितंत्र में इनके महत्व क्या हैं, इनका क्या, ये चीज़, इस किसी भी विषय पर हम क्या करते हैं, विचार ही नहीं करते हैं। परितंत्र में उनके महत्व पर विचार नहीं करते हैं, उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं, इस बात को हम नहीं समझते हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु पर्यावरण का, परितंत्र का हिस्सा है, उनके योगदान को हम अनदेखा नहीं कर सकते। वे आहार श्रृंखला का या आहार जाल का महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण भाग हैं। तो इस बात को भी हमें याद रखना चाहिए। तो यहीं से क्वेश्चन जो है सीटेट में भी बनते हैं और यूपी टेट में भी बनते हैं। तो ये दोनों ही एग्ज़ाम देने वालों के लिए सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिनका भी सीटेट में 1-2 नंबर ऊपर नीचे लगता है, वो यूपी टेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं। ये सब मिलकर के एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। अब रेड डाटा बुक की बात करते हैं। तो रेड डाटा बुक क्या होता है, तो रेड डाटा बुक वही है, सबने सोचा कि भाई इतने सारे जीव हैं, अगर ये विलुप्त हो रहे हैं तो हम इनके बारे में कैसे जानकारी रखें, कैसे हम इनको इंक्रीज़ करें, इनकी संख्या को। तो यहाँ पर एक बुक बनाई गई जिसका नाम है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का मतलब ही है कि जो संकटापन्न जीव हैं उनके बारे में इस बुक में लिखा जाता है और बताया जाता है। इस पुस्तक में सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रहता है। पौधे, जंतु हों, अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। रेड डाटा पुस्तक के विषय में अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप इस वेबसाइट पर पता कर सकते हैं। तो ये है हमारा रेड डाटा बुक। अब हम जानते हैं प्रवास क्या होता है। माधव जी ने निर्देशन में भ्रमण पार्टी के गहरे वन में प्रवेश किया और क्या किया, वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते रहे। फिर उन्होंने पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे और माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी हैं। क्या हैं? प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर के आए हैं। तो प्रवासी किसे कहते हैं? जो दूसरे देश या दूसरी जगह से उड़ कर के हमारे पास आते हैं, उनको हम प्रवासी बोलते हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर हमारे यहाँ आते हैं और यहाँ पर वो क्या करते हैं, अंडे देने के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह उस स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ पर अंडे देने आते हैं। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, उन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो आई होप आपको प्रवासी पक्षी का जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे की जितने भी हमारे चैप्टर है और समरी है वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और जिनको एनसीईआरटी सीरीज़ पूरी 10th या 12th तक पढ़नी है वो ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।